Welcome to Scholar Circle. My name is Manoj Singh and you are watching इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 19। बच्चों, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग थिन वायर। बच्चों, इस लेक्चर में हम ओवरऑल कूलम्स लॉ का यूज करने वाले हैं और कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज करने वाले हैं। अगर आपने कूलम्स लॉ अभी तक डिस्कस नहीं किया हुआ है या आपको नहीं पता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, तो प्लीज़ पहले प्रीवियस लेक्चर को अटेंड करें, फिर इस लेक्चर पे आए। तो ओवरऑल हम यहाँ पे कूलम्स लॉ का यूज करके एक थिन लॉन्ग मीन्स यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर का हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने वाले हैं। बच्चों, थिन का मतलब ये है कि उसकी हम विड्थ की बात नहीं करेंगे, उसकी हम थिकनेस की बात नहीं करेंगे, हम उसको वन डायमेंशन कंसीडर करेंगे। लॉन्ग का मतलब है यहाँ पर इनफाइनाइट लॉन्ग से, कि मीन्स वायर का कोई एक डेफिनेट लेंथ नहीं है, उसका इनफाइनाइट लेंथ है। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक हमारे पास इनफाइनाइट लेंथ का वायर है और ये वन डायमेंशन वायर है बच्चों। अच्छा, अब आपको लगेगा सर ये इनफाइनाइट लेंथ तो है नहीं, इसलिए हम दोनों तरफ इनफाइनाइटली इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। हमारे काम का बच्चों इतना ही है। और ये एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, बहुत ही पतला वायर है जिसकी थिकनेस की बात नहीं करेंगे। और इस वायर से हम स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लेंगे P, और इसी पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लेट्स सपोज फाइंड आउट करना है। और ये जो वायर है ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। इट मीन दैट कि इसके पास ऑलरेडी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, तो हम अपने लिए पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं, आप चाहो तो नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हो। तो ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर के लिए हमें इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है और हमें कूलम्स लॉ का यूज करना है। हालांकि हम गॉस लॉ का भी यूज करके बहुत ही ईजिली इसको डिराइव कर सकते हैं, बट क्योंकि अभी तक अपने गॉस लॉ पढ़ा नहीं है, हमने पढ़ाया नहीं हुआ है, इसलिए हम कूलम्स लॉ का ही यूज करके इसको डिराइव करने वाले हैं। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले हमें एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि कूलम्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है, कोई कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वैलिड नहीं होता है। तो हमें एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा, और ये इतना छोटा सा एलिमेंट है जिसको हम पॉइंट शेप का ले सकते हैं। लेट्स सपोज इसका जो लेंथ है वो है dx, स्मॉल लेंथ dx, और इस पॉइंट O से बच्चों जो इसका डिस्टेंस है वो है स्मॉल x। और क्योंकि ये एक एलिमेंट्री चार्ज है, ये छोटा सा, अच्छा इसके पास जो अमाउंट ऑफ चार्ज है बच्चों उसको हम ले लेंगे dq, कि ये जो छोटा सा हमने एलिमेंट कंसीडर किया हुआ है जिसका लेंथ है dx, उसके पास बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq है। तो सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि ये जो dq चार्ज है ये पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ठीक है। और उसके लिए हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होगी। तो ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस बच्चों r है, ओके। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसकी डायरेक्शन तो यही होगी, ये रहा आपका लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन दीज टू पॉइंट, और ये रहा उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम DE लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड E नहीं लेंगे, क्योंकि बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट्री चार्ज है, ये हमें टोटल वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये जो छोटा सा एलिमेंट हमने कंसीडर किया हुआ है वो एलिमेंट ने जितना इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है उसकी वैल्यू है DE। बट बच्चों प्रॉब्लम ये है, लेट्स सपोज अच्छा हम इस एंगल को थीटा भी ले लेते हैं, बट बच्चों प्रॉब्लम ये है कि हर एक एलिमेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसकी डायरेक्शन अलग अलग होगी। और आपको पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें हर एक एलिमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करना पड़ेगा, और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड करेंगे तो सबकी डायरेक्शन अलग अलग है। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, फिर उनको ऐड करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एलिमेंट लेंगे तो उसकी अलग डायरेक्शन मिलेंगी, अगर यहाँ पे आपने एलिमेंट लिया तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये मिलेगी, अगर आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिया तो उसकी डायरेक्शन ये मिलेगा। तो हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग डायरेक्शन मिलेगा। तो फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कैसे करोगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो विथ डायरेक्शन उसको ऐड करना होता है, यानी हमें वेक्टर सम करना होता है।
तो उसको बच्चों सॉर्ट आउट करने के लिए हम एक दूसरा एलिमेंट भी कंसीडर कर लेते हैं इसी के जस्ट अपोजिट। जैसे ये x डिस्टेंस पे अपने अपवर्ड डायरेक्शन में लिया है, वैसे ही हमने x डिस्टेंस पर एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम एक और एलिमेंट ले लेते हैं और इसका भी लेंथ लेते हैं बच्चों dx। ये एलिमेंट वही है, इसका भी लेंथ है dx और सारी कहानी सेम है। इसका भी इस पॉइंट O से जो डिस्टेंस है वो x है। और अब ये जो dx है इसके भी पास बच्चों जो चार्ज है उसकी वैल्यू है dq। तो ये जो dq एलिमेंट्री चार्ज है वो यहाँ P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? आंसर है D, क्योंकि जब इसने यहाँ पे D इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है तो इस एलिमेंट ने भी यहाँ पे D इलेक्ट्रिक फील्ड ही बनाना है, क्योंकि चार्ज सेम है। और अगर आप ये डिस्टेंस देखें बच्चों तो ये डिस्टेंस भी आपको सेम ही मिलेगा। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस भी बना लेते हैं ये, ओके। तो ये डिस्टेंस भी बच्चों जितना ये डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस ये होगा, और तो दोनों का डिस्टेंस भी सेम है। हम इसको हटा देते हैं। आप r का मतलब समझ जाइए कि r का मतलब ये डिस्टेंस है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इसकी वैल्यू भी होगी dE, बट दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। इसको हम डॉटेड करके आगे बढ़ा लेते हैं, ओके। तो आपने देखा कि ये जो दो छोटे छोटे एलिमेंट हैं, एलिमेंट्री चार्ज ये dq एंड dq, जो कि हमने एक्चुअल में P के अपोजिट डायरेक्शन में लिया हुआ है, उसने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है D एंड D, बट दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग है। यही मैं भी आपको समझा रहा हूँ कि हर एक एलिमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है तो फिर तो करोड़ों एलिमेंट होंगे, और फिर आप उनको इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे ऐड करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का हम दो कंपोनेंट करेंगे। आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पता होगा, अगर बच्चों ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इस वेक्टर के दो कंपोनेंट हो गए, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, अगर बच्चों ये डी है तो ये वाला मिलेगा आपको डी कॉस थीटा, और ये आपका हो जाएगा डी साइन थीटा। तो हमने क्या किया, ओवरऑल ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है D, इसके दो कंपोनेंट ले लिए, डी कॉस थीटा एंड डी साइन थीटा। सेम काम बच्चों इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी करना है आपको। इसके भी बच्चों दो कंपोनेंट कर लेने हैं, एक हो जाएगा आपका डी कॉस थीटा और एक हो जाएगा डी साइन थीटा। तो इस कंपोनेंट का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इस वेक्टर का, वो होगा डी कॉस थीटा, और जो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा डी कॉस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा डी साइन थीटा। तो अगर आप देख पाए कि ये जो पॉइंट P था बच्चों, यहाँ पे हम बना लेते हैं इसको। इस पॉइंट P पर अब आपके पास चार इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक अपवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डी साइन थीटा, दूसरा डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डी साइन थीटा, और तीसरा और चौथा हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड मिला हुआ है डी कॉस थीटा एंड डी कॉस थीटा। और ये क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में कैंसिल कर जाएंगे। तो जो दो एलिमेंट हैं उनके लिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पे है वो हो जाएगा 2d cos थीटा, क्योंकि d cos थीटा प्लस d cos थीटा 2d cos थीटा। तो आपको बस यही कॉन्सेप्ट समझना है कि कोई भी दो एलिमेंट जो वर्टिकली अपने अपोजिट दो एलिमेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है पॉइंट P पर, उसकी वैल्यू है d cos थीटा। तो अगर दो एलिमेंट का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है 2d cos थीटा, तो एक एलिमेंट का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा बच्चों, d cos थीटा, d cos थीटा। यानी हर एक एलिमेंट इस पॉइंट P पर d cos थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा। ओके, तो क्या हमें एक ही एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए? आंसर है नहीं, हमें तो पूरा वायर जो है, ये जो पूरे वायर है, वो जो पूरा वायर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है इस पॉइंट P पर, उसकी वैल्यू चाहिए। तो हमें क्या करना है कि इस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरे वायर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है उसके लिए इसको इंटीग्रेट कर देना है। पूरा वायर बच्चों कितना बड़ा है? तो आंसर है इन्फिनिटली लॉन्ग है, मीन्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक है। ओके, अगर आपको थोड़ा सा भी बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी पता होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाइड करके इस लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं, मीन्स 0 टू इन्फिनाइट जा सकते हैं d cos थीटा।
अगर डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी नहीं पता है तो अभी के लिए फिलहाल इस डेरिवेशन में आप याद ही कर लो कि जब इन्फानाइट टू माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट होगा तो 2 की मल्टीप्लाइड करके 0 टू इन्फानाइट पहुंच सकते हैं। मीन्स हमको माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट नहीं जाके 0 से इन्फानाइट जाएंगे, उसी का डबल कर देंगे। ओके, अब हम डी की वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले तो डी है क्या, 0 टू इन्फानाइट लिमिट पुट कर लेते हैं। डी है क्या, तो आंसर है डी वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ये एलिमेंट्री चार्ज डी क्यू ने पॉइंट पी पे बनाया था। फिर से सुन लो, डी वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस एलिमेंट्री चार्ज डी क्यू ने पॉइंट पी पे बनाया हुआ था। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप कूलम्स लॉ से बता सकते हैं, विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। बेटा लेकिन ये डिस्टेंस आर नहीं है ना, आर क्या होता है, उस पॉइंट चार्ज और पॉइंट ऑफ इंटरेस्टिंग के बीच का डिस्टेंस, लेकिन ये डिस्टेंस आर नहीं है। तो अगर ये स्मॉल आर है और ये स्मॉल एक्स है, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जो ये डिस्टेंस होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस डिस्टेंस का स्क्वायर करना है बच्चों। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, तो आपको पता है कि इसका स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। और इनटू में क्या है बच्चों, ये तो बच्चों देखो डी की वैल्यू मिली, ये जो डी की वैल्यू है वो ये रहा, इनटू में कॉस थीटा, कॉस थीटा। ओके, थोड़ा एक स्टेप और आगे करते हैं। टू इंटीग्रेशन, अच्छा जो भी कांस्टेंट है अभी इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो कांस्टेंट में है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर निकाल लो और यहाँ पे बचेगा डी क्यू। डी क्यू क्या है, डी क्यू ये स्मॉल चार्ज है, स्मॉल एलिमेंट्री चार्ज, और इसका लेंथ कितना है बच्चों, डी एक्स। तो अगर इसका लेंथ डी एक्स है, ये चार्ज डी क्यू है, और इस वायर की लेट सपोज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो आपको पता होना चाहिए कि लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, डी क्यू अपॉन में डी एक्स। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगा डी क्यू अपॉन में डी एक्स। तो यहाँ से हम डी क्यू की वैल्यू बता सकते हैं, डी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, लैम्डा इंटू डी एक्स, और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस थीटा, और बच्चों लिमिट है 0 टू इनफाइनाइट। ओके, ओके। अब बच्चों इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प लिए इसको इंटीग्रेट करना थोड़ा सा आपको मुश्किल होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर लेते हैं। और ये सब आपको याद रखना है, लेट स्मॉल एक्स इक्वल टू आर टेन थीटा, आर टेन थीटा। हमने इस स्मॉल एक्स को क्या कंसीडर कर लिया या क्या एज्यूम कर लिया, आर टेन थीटा। तो बच्चों जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना हो जाएगा, आर तो बच्चा कांस्टेंट है, आर तो आर ही रहेगा, और टेन थीटा का डेरिवेटिव जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो मे भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, बट आप ये सब डेरिवेटिव याद कर लो, नहीं तो फिजिक्स में आपको हमेशा ये प्रॉब्लम होता ही रहेगा। अगर आपने अभी तक याद नहीं किया हुआ है तो छोटे छोटे डेरिवेटिव आप याद कर लो। जैसे टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से बच्चों आपको मिल जाएगा डी एक्स इक्वल टू आर सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। ओके, ये तो हमने एक काम कर लिया। दूसरा काम करना है कि लिमिट भी चेंज करना है। तो देखो बेटा, व्हेन x इक्वल टू 0, लोअर लिमिट क्या था 0, तो बच्चों पुट कर दो यहाँ पे 0, देन 0 इक्वल टू आर टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 0, मीन्स थीटा की वैल्यू हो गया 0। तो आपको थीटा का लिमिट लोअर लिमिट मिल गया 0। क्यों थीटा का लिमिट रखना है, क्योंकि सारी वैल्यू तो हम थीटा के टर्म में ही ले रहे हैं, सारा वैल्यू थीटा का ही तो फंक्शन है, तो हमें लिमिट भी थीटा का ही रखना पड़ेगा। ओके, अब आते हैं बच्चों
इसका अपर लिमिट के बारे में, अपर लिमिट क्या है? इनफाइनाइट। तो व्हेन x इक्वल टू इनफाइनाइट देन इनफाइनाइट पुट कर दो यहाँ पे, x की वैल्यू इनफाइनाइट इक्वल टू r tan थीटा, और यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों? इनफाइनाइट, सॉरी इनफाइनाइट। तो थीटा की वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको? π/2। तो यहाँ पे हमने बड़े ही इजीली इस थीटा का लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकाल लिया, जो कि यहाँ पर पहले ये x का लिमिट था, लोअर लिमिट था 0 और अपर लिमिट था इनफाइनाइट। क्योंकि हमने x को थीटा में कन्वर्ट कर लिया है तो हमें x के लिमिट को भी थीटा के लिमिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करने से पहले ही। ओके, सारी वैल्यू हम पुट करके इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं अपना। देन e इक्वल टू, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, तो लैम्डा तो कांस्टेंट है उसको भी बाहर निकाल लो। अच्छा, यहाँ पे 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको मिलेगा लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। लिमिट बच्चों अब चेंज हो गया, थोड़ा याद रखना है, 0 टू π/2। एंड dx की वैल्यू हमको रखना है यहाँ से r sec स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, और यहाँ पे r स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमको रखना है, जो कि यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ओके, एंड उसके बाद बचता है बच्चों cos थीटा, उसको ऐसे ही रहने देना है। और 1 मिनट, dx की वैल्यू r sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, पूरी वैल्यू रखनी है। ओके, अब यहाँ से क्या करना है कि r स्क्वायर कॉमन ले लेना है, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 टू π/2। यहाँ से आपको बच्चों r स्क्वायर कॉमन लेना है डिनोमिनेटर में, इसको ऐसे ही रखना है r sec स्क्वायर थीटा। जैसे बच्चों r स्क्वायर कॉमन ले लोगे, ये मिलेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे क्या बचा बेटा? डी थीटा इंटू में cos थीटा। देखो बच्चों, आपको एक बात पता होना चाहिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो मतलब ये ओवरऑल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा, एक r और एक r से कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल जो बचने वाला है वो क्या होगा? ये r बाहर ले लेंगे, तो लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r हियर इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 cos थीटा इंटू डी थीटा। जिनको भी इसमें प्रॉब्लम हो रहा हो तो मैं बता दूं कि 3 ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, प्लस सेकंड होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 बच्चों होते हैं जिसमें से हमने ये वाला यूज किया है, सेकंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा आएगा, इसको हम आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। एक r से एक r कैंसिल हुआ है, एक r बचा हुआ था बच्चों जो कि बाहर आ गया है। ओके, अब cos थीटा का इंटीग्रेशन हम बहुत ही इजीली कर सकते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा? e इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, लिमिट रख दो बेटा 0 टू π/2। ओके, तो लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, एंड अपर लिमिट रखना है तो थीटा के जहाँ π/2 रख दो, साइन π/2, माइनस लोअर लिमिट में थीटा के यहाँ 0 रखना है, साइन 0 डिग्री। ओके, तो क्या मिलेगा बेटा? लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, साइन π/2 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 0, यानी ओवरऑल जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। इट मीन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इन्फिनाइट लॉन्ग थिन वायर वो हो जाएगा वो हो जाने वाला है लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, वेयर लैम्डा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस वायर। ओके, और हम इसको दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, e इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाइड होगा तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ऊपर जब 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये 2 लैम्डा हो जाएगा अपॉन में r।
तो ये 1/4πε0 के टर्म में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गया। ओके, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बात करते हैं। ओके, तो बच्चों आपने देखा कि हमने कूलम्स लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इन्फाइनाइट लॉन्ग वायर विच इज़ यूनिफॉर्मली चार्ज है, और उसका हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े ही इजीली फाइंड आउट कर लिया है। बट इसके लिए आपको दो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, पहला तो कूलम्स लॉ, दूसरा लीनियर चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, प्लस आपको कुछ मैथमेटिकल टूल्स आने चाहिए। अभी तक हमने मैथमेटिकल टूल्स का कोई डेडिकेटेड लेक्चर नहीं बनाया हुआ है, तो बहुत ही जल्द आपके लिए मैं एक डेडिकेटेड लेक्चर लाने वाला हूँ मैथमेटिकल टूल्स में, जिसमें हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, जो कि सब कुछ कराने वाले हैं, जो क्लास 11th और 12th के लिए ही इम्पॉर्टेंट होंगे। ओके, सर 12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।